नमस्ते बच्चों। तो लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने एविडेंसेस के बारे में पढ़ा था, आप लोगों को ध्यान हो तो। आज जो अपन इसमें स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, वो कुछ अडप्टिव रेडिएशंस के बारे में समझेंगे। और यहाँ पर कुछ सारे एग्जांपल्स भी है जिनको अपन ट्रिक वाइज याद करेंगे। तो लेक्चर को अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो, ताकि आपको एवोल्यूशन के सारे एग्जाम्पल्स अच्छे से याद हो जाए। तो देखो, एनसीईआरटी क्या बोलती है यहाँ पर, तो समझते अपन। ड्यूरिंग हिज जर्नी डार्विन वेंट टू गेलापागोस आइलैंड। डार्विन कहाँ घूमने गया था बेटा? गेलापागोस आइलैंड आवारा था। देयर ही ऑब्जर्व्ड एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ क्रिएचर्स। बहुत सारी डाइवर्सिटीज उसने देखी ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट। स्मॉल ब्लैक बर्ड। अब देखिए, डाइवर्सिटीज तो बहुत सारी थी, लेकिन उसने ध्यान किस पर दिया है? एक स्मॉल ब्लैक कलर की बर्ड्स थी, जिनको बाद में बोला गया डार्विन फिंचेस, विच अमेज्ड हिम। He realized that there were many variety of finches in the same island. एक ही जगह बनी हुई है और वहां पर डिफरेंट उसको वो डार्विन फिंचेस नजर आई। ऑल दिस वेराइटीज ही कॉन्जुगेट, उसने अनुमान लगाया, अंदेशा लगाया। कॉन्जेक्ट मतलब क्या हुआ कि उसने एक अंदेशा लगाया, एक तरीके से एक अनुमान लगाया। इवोल्व्ड ऑन द आइलैंड इटसेल्फ फ्रॉम द ओरिजिनल सीड ईटिंग फीचर्स, कि पहली वाली जो इनकी बर्ड्स थी वो क्या खा रही थी? सीड खा रही थी। मेनी अदर फॉर्म विल अल्टर्ड, उसमें से बहुत सारे फॉर्म बने, जैसे बीक अरोज, मतलब सभी की बीक चेंज हो गई। अगर कोई इंसेक्ट खाएगा तो इंसेक्ट जैसे हो जाते हैं, कुछ फ्रूट्स खाएंगे तो फ्रूट जैसे हो जाएंगे, कुछ मीट खाएंगे तो मीट जैसे हो जाएंगे। जैसे नहीं होते हमारे कैनाइन शार्प, किसके अंदर होते हैं? कार्निवोर्स के अंदर होते हैं। तो ये सबकी बीक देख रहा था एक ज्योग्राफिकल एरियाज में, और सभी की बीक चेंज हो गई। और कहां से बनी थी? एक ब्लैक बर्ड से बनी थी। क्लियर? This process of evolution of different species in a given geographical area, starting from one point and literally radiating to the areas of geography, is called adaptive radiation. ये तो ही है बेटा, फूड के लिए स्ट्रगल हुआ, ये फ्रूट खाने चली गई, ये मीट खाने चली गई, ये कुछ सीड्स खा रही है, ये कुछ और खा रही है, नट्स खा रही है, कुछ नेक्टर पी रही है। इस तरीके से डिफरेंट स्पीशीज यहाँ बनने लगी, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हुआ। अडप्टिव रेडिएशन कहते हैं बेटा, आप किसी चीज को अडप्ट कर रहे हैं। अगर आपके पास में सोर्सेस कम है तो आपको कम सोर्सेस में किस तरीके से सरवाइव करना है, यही तो अडप्टिव रेडिएशन है। क्लियर? सो डार्विन फिंचेस रिप्रेजेंट वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस फिनोमिना। होप ये पैराग्राफ तो बच्चा आप लोगों को अच्छे से समझ में आ ही गया होगा, ज्यादा टफ इसमें कुछ है नहीं। ये देखिए, यहाँ पर डिफरेंट बीक्स आपको इन बर्ड्स की देखने को मिलेगी। किसी की पतली है, एकदम तिखी है, किसी की ये छोटी है, किसी की और डिफरेंट थोड़ी सी ट्रायंगल बनी हुई है, और ये एकदम मोटी सी बीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट बीक्स देखकर गैलापागोस आइलैंड में डार्विन ने अपने कंक्लूजन्स दिए। अनदर एग्जांपल इज ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल कैंगरू। A number of marsupial is different from the other, evolved from the ancestor stock। यानी कि ये कोई है एंसेस्टर, और इससे बहुत सारे नंबर ऑफ मार्सुपियल्स बन रहे हैं, बट ऑल विद इन द ऑस्ट्रेलियन आइलैंड कॉन्टिनेंट। एक तरीके से रेस्ट्रिक्शन डिस्ट्रीब्यूशन है, दुनिया में आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन मार्supial वहीं देखने को मिले थे, रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ था। इतना डिटेल में मैं जाऊंगा नहीं, अपन केवल एनसीईआरटी पर ही लगे रहते हैं अभी। When one or more than one adaptive radiation appeared to have occurred in an isolated geographical area, ये एक geographical area है बेटा, यहाँ पर एक से ज्यादा कुछ रेडिएशंस हुए, कुछ अडेप्टिव रेडिएशंस हुए, रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट हैबिटाट्स, वन कैन कॉल दिस कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो ये डिफरेंट जगह से एक जगह पर आए, एक ज्योग्राफिकल आइसोलेटेड एरिया में, तो आप इसको कन्वर्जेंट एवोल्यूशन बोलेंगे। कुछ आई बात समझ में? मतलब एक आपके यूपी से, एक बिहार से, एक पंजाब से, एक गुजरात से, और एक जगह पर आकर सपोज ये आ गए यहाँ पर, ये जयपुर में है, तो ये सब इधर इधर से आगे जयपुर की दाल बाटियां खा रहे हैं। तो ये सारे क्या हुआ? कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन हुआ ना। मतलब ये आपका रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड एरिया में। So when one or more than one adaptive radiation appeared to have occurred in an isolated geographical area representing different habitats, one call this convergent evolution. Simple. इसके आगे देखो, जैसे कि
ये कोई एरिया है, आप समझिए इसमें, यहाँ पर कोई प्लेसेंटल मैमल है और ये मार्सुपियल है। अब ये प्लेसेंटल कैसे होने लग गए मार्सुपियल? संगति का असर होता है बेटा, पढ़ने वालों के साथ रहोगे तो पढ़ोगे, खेलने वालों के साथ रहोगे तो खेलोगे, जैसी संगति वैसे होते जाते हैं ना। तो ये प्लेसेंटल और यहाँ पर मार्सुपियल साथ में रहने लग गए, तो इनमें सिमिलरिटीज आने लग गई। तो यही बात यहाँ आगे लिखी है, प्लेसेंटल मैमल इन ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो एग्जिबिट adaptive radiation in involving into variety of such placental mammal, each of which appears to be similar to the corresponding marsupial। जैसे कि प्लेसेंटल वुल्फ है और तस्मेनियन वुल्फ है, दोनों में आपको क्या देखने को मिली? सिमिलरिटीज देखने को मिली, साथ में रहने का ही तो नतीजा है। इज इट क्लियर? ये देखिए, अब ये डायग्राम है। अब सर हम याद कैसे करें? तो एक सिंपल सी ट्रिक देता हूं बेटा मैं इसके अंदर, जिससे आपको ये डायग्राम इजी हो जाएगा। टीटी बैंड, बैंड तो पता ही है आपको, दुम दड़ाक डमचिक डमचिक में कंगना। टीटी बैंड में कौन है? कंगना, कार्तिक सिंह, मस्त बंदी, वाव। तो एक बैंड है बेटा जिसका नाम दिया है अपन ने टीटी बैंड। उसके अंदर कंगना है, कंगना आपको पता ही है, कार्तिक आपको पता ही है, और कार्तिक गाना गा रहा है मस्त बंदी, वाव। तो अब इससे अपन कैसे याद करेंगे? तो देखो टीटी का पहले देखिए आप, टी तस्मेनियन वुल्फ, टाइगर कैट, बैंड का बैंडेड एंड टीटर, मे का मार्सुपियल रेट, और कंगना का कंगारू। यहां तक याद हुआ बच्चा? सिंपल हो रही कि नहीं ट्रिक? एवोल्यूशन बहुत सिंपल है बेटा, समझने का तरीका चाहिए। तो टीटी बैंड में कंगना। अब देखो कार्तिक का है, कार्तिक यानी कोयल, कोयला, क्योंकि गाना गाएगा ना बेटा ये, तो गाना गाएगा तो कार्तिक सिंह, तो कार्तिक ने सिंह किया तो शुगर ग्लाइडर, मस्त बंदी, वाव। तो ये मोल हो गया, मार्सुपियल मोल, बंदी का बंदीकूट, ये बैंडीकूट है लेकिन मैं इसको बंदीकूट बोलता हूँ, और वाव का हो गया वॉम्बैट। कितना आसान है बेटा, एक सिंपल सी ट्रिक है जिससे आपको ये पूरी चीज समझ में आ जाएगी। वापस से ध्यान से सुनो, टीटी बैंड में कंगना, टी का हुआ तस्मेनियन वुल्फ, दूसरे टी का हुआ टाइगर केट, बैंड का बैंडेड एंटीटर, ये दिख रहा है आपको, ये बैंडेड एंटीटर, मे कंगना, तो मे का मार्सुपियल रेट, कंगना का कंगारू, कार्तिक सिंह, तो कार्तिक गाना गा रहा है, कोयला, कोयला ही तो गाएगा, सिंह का शुगर ग्लाइडर, मस्त बंदी, वाव। तो मस्त का मार्सुपियल मोल हो गया, बंदी का बंदी बैंडिकुट हो गया, और वाव का वॉम्बेट हो गया। तो इस तरीके से बेटा ये अडप्टिव रेडिएशन है मार्सुपियल्स के, देखिए एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से, और तरह तरह के मार्सुपियल्स बने हैं। आया बच्चा ये डायग्राम समझ में? हो रहा है एवोल्यूशन सिंपल? तो इसके आगे समझते हैं अपन। तो देखो ये जो दिया है बेटा, ये दिया है कॉन्वर्जेंट का, तो ये कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन है। यहाँ पर आपको प्लेसेंटल मैमल भी दिख रहे हैं और यहाँ पर आपको मार्सुपियल भी दिख रहे हैं। तो ये वाले प्लेसेंटल है, तो अपन किस में आते हैं? प्लेसेंटा में। तो इसके पीछे भी बेटा एक स्टोरी है जिससे आपको ये याद हो जाएगा। प्लेसेंटा सिंपल सी चीज है, एक मैम है जो एफबी और व्हाट्सएप पे हमेशा अपने ज्ञान देती रहती है कि सिगरेट मत पियो, सिगरेट मत पियो, सिगरेट मत पियो, और खुद सिगरेट पीते हुए पकड़ा गई। एक मैम है जो एफबी व्हाट्सएप पे ज्ञान देती कि सिगरेट मत पियो, सिगरेट मत पियो, और खुद क्या हुई? सिगरेट पीते हुए पकड़ा गई। तो ये समझिए मैम, एम किसके ऊपर? मैम लाई, झूठ बोल रही, ऑन एफबी, एफबी एंड व्हाट्सएप। मैम क्या झूठ बोल रही है? मैम लाई ऑन एफबी एंड व्हाट्सएप। एम का हो गया मोल, क्योंकि मैम तो प्लेसेंटल है ना, तो ए का हो गया एंटीटर, एम का हो गया माउस, लाई का लेमूर हो गया, एफ का फ्लाइंग स्क्वायरल हो गया, और बीप का बॉबकेट हो गया, और वाव का वुल्फ हो गया। बस इसके आगे मार्सुपियल और तस्मानियन लगा दो। लाई के आगे कैसे पकड़ाई है बेटा? वो स्पोटेड कस्कस, तो ये स्पोटेड कस्कस भी हो गया यहाँ पर। बाकी मोल का मार्सुपियल मोल, एंटीटर का नम्बेट, माउस का मार्सुपियल माउस हो गया, फ्लाइंग स्क्वायरल का फ्लाइंग फैलेंजर हो गया, बॉबकेट का तस्मेनियन टाइगर केट हो गई। मतलब आपको सारे तस्मेनियन लगाने हैं इसमें, और मार्सुपियल्स लगाने, वुल्फ का तस्मेनियन वुल्फ हो गया।
अगर ये आपको प्लेसेंटल मैमल याद है तो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल आप वैसे ही कर लोगे, क्योंकि एग्जाम्स में बेटा इन डायग्राम से क्वेश्चंस आते हैं कि बताओ ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन था या कन्वर्जेंट था। सपोज एंटीटर नंबर दे दिया, बताओ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट, तो आपको कन्वर्जेंट करना है। तो अगर आप एवोल्यूशन को इस तरीके से पढ़ेंगे तो बेटा आपसे मिस्टेक नहीं होगी। दोनों ही चीज अच्छे से याद रखो। टीटी बैंड में कंगना मस्तबंदी वाओ, मैम ऑन एफबी एंड व्हाट्सएप लाई, क्या झूठ बोल रही है स्पॉटेड, कस कस। बाकी तो आप उनके आगे मार्सुपियल सेंटेसमेनियन लगाकर इस डायग्राम को अच्छे से याद कर सकते हैं। सिंपल एवोल्यूशन। अब देखिए थोड़ा सा अपन बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के बारे में भी इसमें देख लेते हैं। Evolution by natural selection in a true sense would have started when cellular form of life with differences in the metabolic capability originated on the earth. सिंपल है। इस लाइन में क्या है, पहले आपकी एक सेल फॉर्म में थी, इसमें डिफरेंट डिफरेंट मेटाबॉलिक कैपेबिलिटीज रही, किसी में क्या किसी में क्या, तो किसी से कुछ बना किसी से कुछ बना। द एसेंस ऑफ डार्विनियन थ्योरी अबाउट एवोल्यूशन इज नेचुरल सिलेक्शन। सारा सार क्या है डार्विनियन थ्योरी का, नेचर जिसको सिलेक्ट करेगा वही ग्रो करेगा। और नेचर सिलेक्शन किससे, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी से है कि जितनी स्पीशीज बननी चाहिए। क्लियर। आगे देखिए, द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ द न्यू फॉर्म इज लिंक्ड टू द लाइफ साइकिल और द लाइफ स्पेन। बिल्कुल, जिसकी जितनी कम लाइफ साइकिल है, सपोज ये एक बैक्टीरिया है 20 मिनट में डिवाइड कर रहा है, 40 मिनट में डिवाइड कर रहा है, तो इसमें तो एवोल्यूशन फटाफट आ सकता है ना। इसकी लाइफ साइकिल भी छोटी है, लाइफ स्पैन भी छोटे हैं। तो यहाँ पर देखिए, माइक्रोब्स दैट divide fast have ability to multiply and become millions of individual within an hour. A colony of bacteria, say A, growing on a given medium has built-in variation in term of ability to utilize the feed component. एक कोई बैक्टीरिया है बेटा ए वाला, उसको न्यूट्रिएंट दिया और उसके अंदर फीड करके वो अच्छे से खा रहा है। अब आपने क्या किया, लोग खुश थोड़ी होते हैं, ऐसे ही लोगों को परेशान करने की आदत होती है, टांग लगाने की। A change in the medium composition would bring out only that part of population, say B, that can survive under the new condition. तो आपने मीडियम में कुछ चेंज किया, अब उस मीडियम में आपके सपोज बी पॉपुलेशन है, वही सर्वाइव कर सकती है। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दिस वेरिएंट पॉपुलेशन आउटग्रोज द अदर एंड अपीयर्स एज अ न्यू स्पीशीज। बिल्कुल बेटा, जो सर्वाइव करेगा वही तो नई स्पीशीज बनाएगा। एंड दिस वुड हैपन विद इन अ डे। For the same thing to be happen in a fish or fowl would take millions of years. अरे यार, इनकी जनरेशन में टाइम लगता है बेटा, इनके लाइफ स्पेन, बच्चा पैदा होने में भी टाइम लगता है। तो ये लाइफ साइकिल और लाइफ स्पेन पे ही तो है। अगर फिश और फॉल की बात करेंगे तो बहुत टाइम लग गया इनमें तो। और अपने अंदर भी देख लो आप, ह्यूमन के अंदर भी बहुत टाइम लगता है। बाकी ये बैक्टीरिया की ए बी जनरेशन को बदलने में कितना टाइम लगेगा, कोई टाइम नहीं लगना इनमें। क्लियर। तो ये सिंपल सिंपल सी बातें हैं बेटा, इस पैराग्राफ में ज्यादा कुछ है नहीं, अपन इसके आगे चलते हैं। Here we say that fitness of B is better than A, वो तो अपन ने देख लिया, तभी वो सर्वाइव कर रहा है अंडर द न्यू कंडीशन। नेचर सेलेक्ट्स फॉर द फिटनेस। वन मस्ट रिमेंबर दैट द सो कॉल्ड फिटनेस इज बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर इनहेरिटेड। अब सपोज बी यहाँ पर सर्वाइव कर गया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में, तो इसकी प्रोजेनी के अंदर बेटा ये चीज जाएगी। दिस आर इनहेरिटेड, क्योंकि वो सर्वाइव किसकी वजह से हुआ, जेनेटिक एक्सप्रेशन की वजह से। इनबिल्ट वेरिएशन थे उसके अंदर, उसके अंदर वो जीन पहले से ही प्रेजेंट थे, लेकिन वो एक्सप्रेस कब हुए, जब उसको जरूरत पड़ी। सो हेंस देयर मस्ट बी ए जेनेटिक बेसिस, अभी मैंने बताया आपको, फॉर गेटिंग सेलेक्टेड एंड टू इवॉल्व। अनदर वे ऑफ सेइंग द सेम थिंग इज दैट सम ऑर्गेनिज्म आर बेटर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन अदरवाइज हॉस्टाइल एनवायरनमेंट। दूसरे के लिए खराब एनवायरनमेंट, हॉस्टाइल, खराब, लेकिन कुछ उसमें सर्वाइव कर जाते हैं। क्यों सर्वाइव कर जाते हैं, उसके अंदर इनबिल्ट वेरिएशन है, कुछ जेनेटिक बेसिस है, और ये बेसिस इनहेरिटेड होंगे किसके अंदर, प्रोजेनी के अंदर। तो अडेप्टिव एबिलिटी इज इनहेरिटेड, इट हैज द जेनेटिक बेसिस। सो फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ एबिलिटी टू अडप्ट एंड गेट सेलेक्टेड बाय द नेचर। ये लाइन बेटा याद रखना, स्टेटमेंट में पूछ सकते हैं, एंड गेट सेलेक्टेड बाय द नेचर। तो ये कुछ बायोलॉजिकल एविडेंसेस है जो अपने को समझ में आने चाहिए। इसके आगे देखिए, डार्विन की दो बातें बहुत अच्छी थी, एक तो ब्रांचिंग डिसेंट और एक नेचुरल सिलेक्शन। ब्रांचिंग डिसेंट यानी कि हम सभी के एक ही एंसेस्टर है, और नेचर उसी को सेलेक्ट करता है
जिसके अंदर कैपेसिटी हो अपनी स्पीशीज को बढ़ाने की। सो कंसेप्ट ऑफ द डार्विनियन एवोल्यूशन। इवन बिफोर डार्विन अ फ्रेंच, देखो फ्रांस की बात कर रहा है, लेमार्क had said that evolution of life forms had occurred but driven by use and disuse of the organ। सिंपल सी चीज है बेटा, अभी मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूं तो आप अपना ब्रेन यूज कर रहे हैं तो आपका ब्रेन बढ़ रहा है, लेकिन अगर आप अपने ब्रेन को यूज नहीं करेंगे तो ब्रेन डिसयूज हो जाएगा, तो वो घटेगा, वो घटेगा तो फिर आपका नॉलेज घटेगा। सिंपल सी चीज है। कोई भी चीज आप यूज करोगे तो वो बढ़ेगी, डिसयूज करोगे तो वो घटेगी। ही गेव द एग्जांपल ऑफ जिराफ हु इन अटेम्प्ट टू फोरेज लीव्स ऑन टॉल ट्रीज। फोरेज लीव्स मतलब ये घूमते फिरते खाने वाले, और कहाँ घूम कर जा रहे हैं? फोरेज लीव्स का मतलब क्या है? घूमते घूमते जा रहे हैं खाने के लिए। कहाँ जा रहे हैं? कुछ टॉल ट्रीज पर। हैड टू अडॉप्ट बाय इलोंगेशन ऑफ देयर नेक्स, मतलब पहले पेड़ छोटे तो जिराफ छोटा, पेड़ बड़ा तो जिराफ की गर्दन बड़ी, क्योंकि वो उसको यूज करने लग गया गर्दन को। As they passed on this acquired character of elongated neck to the succeeding generation, अब वो कह रहा है कि नेक्स्ट जनरेशन में भी ये सारी चीजें आएगी बेटा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ऑगस्ट विजमैन ने इस बात को पूरी तरीके से नकार दिया था कि ऐसा कुछ नहीं होता है। ऑगस्ट विजमैन ने इसको पूरी तरीके से क्रिटिसाइज कर दिया था। इसने क्या किया? एक चूहा लिया और चूहे की टेल को कट कर दिया, और ऐसा उसने लगातार 20 जनरेशन तक किया। किसी भी जनरेशन में वापस से टेल नहीं आई। यानी कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर होते हैं वो इनहेरिटेड नहीं होते हैं, लेकिन ठीक है, लेमार्क ने बताया, कुछ समय तक लोगों ने माना और फिर इस चीज को हटा दिया। तो जिराफ स्लोली ओवर द इयर्स केम टू एक्वायर लॉन्ग नेक। नोबडी बिलीव दिस कंजेक्चर एनी मोर। तो इस कंजेक्चर को अब अपन नहीं मानते, क्योंकि डिस यूज एंड डिसयूज से होता ही नहीं है ना। रेसलर का बेटा बेटा रेसलर पैदा होता है क्या? ये बताओ। तो एक्वायर्ड कैरेक्टर कैसे इनहेरिटेड होंगे? गर्ल्स जो अपने कान में ईयर पियर्सिंग करवा देती, क्या अगली जनरेशन में भी वो देखने को मिलता है? नहीं देखने को मिलता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं बेटा जो लेमार्क की थ्योरी को पूरी तरीके से फ्लॉप कर देती है। नो बडी बिलीव दिस कंजेक्चर एनीमोर। इज इवोल्यूशन अ प्रोसेस और अ रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस? ये बहुत बड़ी बात है बेटा। प्रोसेस तो मतलब अभी तक जो चल रहा है, इवोल्यूशन इज अ प्रोसेस कि ये चल रहा है, या किसी प्रोसेस का रिजल्ट है ये। तो ये अपने को यहाँ पर समझना है। द वर्ल्ड वी सी इनएनिमेट एंड एनिमेट, ये तो आपकी नॉन लिविंग थिंग की बात हो गई, इनएनिमेट की तो, और ये लिविंग थिंग की। इज ओनली द सक्सेस स्टोरीज ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, यही होता है ना। व्हेन वी डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ वर्ल्ड, वी डिस्क्राइब इवोल्यूशन एज द प्रोसेस। पूरी दुनिया की अपन बात कर रहे हैं तो अपन कह रहे हैं कि ये इवोल्यूशन हो रहा है, हो रहा है, चल रहा है, ये प्रोसेस है। लेकिन दूसरी तरफ we describe the story of life on the earth, we treat evolution as the consequences of process called natural selection। तो जब अपन अर्थ पर स्टोरी ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ रहे हैं तो अपन ये कह रहे हैं कुछ प्रोसेस की वजह से रिजल्ट हुआ और उसकी वजह से लाइफ बनी, तो ये कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्रोसेस है। एक तो जितना भी बदलाव हो रहा है आपके, तो आप कह रहे हो कि ये एक प्रोसेस है, इवोल्यूशन, और दूसरा कह रहे हो कि ये रिजल्ट ऑफ प्रोसेस है, जो प्रोसेस चल रहा है उसका रिजल्ट, जैसे ओरिजिन ऑफ लाइफ हुई। इन बारे में बेटा आज भी किसी को कोई क्लियर कट आइडिया नहीं है कि प्रोसेस है या एंड रिजल्ट ऑफ अननोन प्रोसेसेस है, ये कोई नहीं बता सकता। सो वी आर नॉट वेरी स्टिल क्लियर वेदर टू रिगार्ड इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन एज अ प्रोसेस और एंड रिजल्ट ऑफ अननोन प्रोसेसेस। आई कुछ बात समझ में? इस लाइन को बेटा आप यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। इवोल्यूशन अ प्रोसेस और अ रिजल्ट ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब क्या होता है? जो अभी तक चल रहा है। और रिजल्ट का मतलब क्या हुआ? जो उसका आउटकम होगा। क्लियर? तो क्या है यहाँ पर? क्या ये प्रोसेस है? क्या ये रिजल्ट ऑफ प्रोसेस है? काफी बहस हुई होगी साइंटिस्टों में, लेकिन वो इस चीज को क्लेरिफाई नहीं कर पाए। आई कुछ बात समझ में? तो एक सिंपल सिंपल सी बातें हैं जो बेटा अपन लोगों को आनी चाहिए। फिर अपन इसके आगे चलते हैं। इट इज पॉसिबल दैट वर्क ऑफ थॉमस माल्थस। थॉमस माल्थस बेटा एक बड़ा साइंटिस्ट था। एक तरीके से साइंटिस्ट नहीं बोल सकते हैं, एक तरीके से साइंटिस्ट ही मान लो, जितने भी पुराने काम कर रहे थे। ये पॉपुलेशन पे काम कर रहा था। तो इट इज वर्किंग ऑन पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस डार्विन। ये एसे ऑफ पॉपुलेशन इसने लिखा था, बुक पब्लिश की थी, और डार्विन इससे काफी इन्फ्लुएंस हुआ। नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन सर्टेन ऑब्जर्वेशन विच आर फैक्चुअल। ठीक है, अपन किसी फैक्चुअल चीज को ही लेंगे।
फॉर एग्जाम्पल, natural resources are limited and populations are stable in size except for seasonal fluctuation. Member of population vary in characteristics. आप एक सिंपल सी चीज समझिए, इसने क्या बताया था कि पॉपुलेशन जो बढ़ रही है वो तो ज्योमेट्रिकली बढ़ रही है ऐसे, और फूड रिसोर्सेज अर्थमेटिकली बढ़ रहे हैं ऐसे। तो कंपटीशन क्रिएट होगा कि नहीं होगा ये बताइए आप। अगर कोई सीजनल फ्लक्चुएशन हो जाए किसी पॉपुलेशन में तब भी वहां पर होना है। तो ये चीज लिखी है, नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ये देखिए 2+2+2 है, पॉपुलेशन स्टेबल है एक्सेप्ट फॉर सीजनल फ्लक्चुएशंस। तो पॉपुलेशन तो ऐसे बढ़ रही है 2 × 2 × 2, ये तब तक स्टेबल है जब तक कोई ऐसा कोई सीजनल फ्लक्चुएशन नहीं होता। मेंबर ऑफ पॉपुलेशन वेरी इन कैरेक्टरिस्टिक्स, इनफैक्ट नो इंडिविजुअल आर अलाइक, अपने को ये पता ही है। इवन दो दे लुक सुपरफिशियली सिमिलर, हाँ ठीक है अपने जैसे ह्यूमन है सभी एक जैसे ही लगते हैं। मोस्ट ऑफ वेरिएशन आर इनहेरिटेड एक्सेट्रा। तो इसकी बात क्या थी बेटा, ये पॉपुलेशन ये फूड स्टेबल है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, कंपटीशन हो जाएगा, और कंपटीशन में सरवाइव वही करेगा जो फिटेस्ट होगा, और ये कैरेक्टर्स क्या हो जाएंगे, इनहेरिटेड हो जाएंगे नेक्स्ट जनरेशन में। तो ये सारी बातें आपके किसने बताई थी, डार्विन ने। द फैक्ट दैट थ्योरेटिकली पॉपुलेशन साइज विल ग्रो एक्सपोनेंशियली इफ एवरीबॉडी रिप्रोड्यूस मैक्सिमली, ये तो बात है ही है बेटा। अगर सारी स्पीशीज अगर बहुत ज्यादा रिप्रोड्यूस कर रही है तो उसकी पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली जाएगी। दिस फैक्ट कैन बी सीन इन ग्रोइंग बैक्टीरिया पॉपुलेशन, देख सकते हो आप 2 × 2 × 2 को। And the fact that population size in reality are limited means that there had been competition for resources. वही तो बताया मैंने यहाँ पर, ये आपकी पॉपुलेशन है और ये आपका फूड है। अब फूड तो कम होता जा रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, आप कॉम्पीट कर रहे हैं किसके लिए, रिसोर्सेस के लिए। ओनली सम सर्वाइव्ड एंड ग्रू एट द कॉस्ट ऑफ अदर दैट कुड नॉट फ्लरिश, सभी को सब मिलना नहीं है। कंपटीशन में वही सर्वाइव कर पाएगा विच इज फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इज इट क्लियर? The novelty and the brilliant insight of Darwin was this: he asserted that variation, which are inheritable and which make resources utilization better for few. अब इसमें सर्वाइव बेटा वही कर रहा है, देख नोवेल्टी एंड ब्रिलियंट इनसाइट ऑफ डार्विन क्या है, क्या बताया, he asserted that variations, उसने उन वेरिएशंस के बारे में बताया जिसने बदलाव किया उस कंपटीशन में। सपोज आज आपके नीट के अंदर कंपटीशन है, कोई बच्चा 5 घंटे पढ़ रहा है, उसका ब्रेन इतना है कि वो 5 घंटे में सब कुछ पढ़ सकता है, लेकिन आपका ब्रेन कम है, आप 5 घंटे में नहीं पढ़ सकते, तो आप 10 घंटे में पढ़िए। अगर आप अपने अंदर कोई वेरिएशन चेंजेस नहीं लाएंगे तो बेटा एक आप इस कंपटीशन में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद क्या कह रहा है, वेरिएशन विच आर हेरिटेबल, ये वेरिएशन हेरिटेबल होंगे, विच मेक रिसोर्स यूटिलाइजेशन बेटर फॉर फ्यू, जो भी आपने चेंजेस किए, अडेप्टेड टू हैबिटेट बेटर, विल इनेबल ओनली दोज टू रिप्रोड्यूस एंड लिव मोर प्रोजेनी, जिसने बदलाव किए उसी के अंदर बेटा रिप्रोडक्शन होगा और बहुत सारी प्रोजेनी पैदा होगी, तो वहीं पर स्पीशीज का फॉर्मेशन होगा। Hence, for the period of time over many generation, survivor will leave more progeny and there would be change in the population characteristics, हो गई होगा, क्योंकि यहाँ पर inherited होगी ना वो changes, hence new form appears to arise, इसको आप स्पेसिएशन बोलेंगे, इसको आप क्या बोलेंगे, स्पेसिएशन। तो डार्विन की बातें बड़ी सिंपल थी, पॉपुलेशन तो ग्रो हो रही है बेटा ज्योमेट्रिकली, फूड ग्रो हो रहा अर्थमेटिकली, कंपटीशन हुआ, कंपटीशन जब आप कंपटीशन में हो तो आपको अपने अंदर बदलाव करना है, उस कंपटीशन में सरवाइव करने के लिए आपने बदलाव किया, बदलाव को आपने इनहेरिटेड किया और इनहेरिटेड की वजह से न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन हुआ। यही सार है बेटा इस पूरे पैराग्राफ का। ये आया आपको समझ में? काफी सिंपल चीजें हैं, पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगी, एक बार आप वापस से इसको रीड करना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन, तब तक आपको इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना है। देखो एक साथ में सब आपको दे दूंगा तो आपसे याद नहीं होगा, एनसीईआरटी खुली रखिए, लाइनें करते रहिए, पढ़ते रहिए और रिलेटेड क्वेश्चंस करते रहिए, तो आपके सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक सकता। आया बच्चा समझ में? थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।